हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की निगमन विधि क्या होती है। इससे पहले हमने आगमन विधि को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, स्टेप्स को डिस्कस किया, और ये उसी का जस्ट उल्टा आप इसको मान सकते हैं इस मेथड को। तो फटाफट से डिडक्टिव मेथड के बारे में बहुत अच्छे से सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए फिर फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिडक्टिव मेथड में हम करते क्या है, मेन कंसेप्ट इसका क्या है, इसका मेन एम क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे आगमन का मेन एम होता है कि आप किसी स्पेसिफिक से किसी जनरल रूल को, जनरल ट्रुथ को, जनरल प्रिंसिपल को आप निकालते हैं, ठीक है। आप सूत्रों की स्थापना करते हैं आगमन में। निगमन में आप इसका उल्टा करते हो, आपको पहले ही सूत्र दे दिया जाता है और उस सूत्र को देने के बाद आप केवल उसको सत्यापित, उसको वेरीफाई या उसको आप टेस्ट करते हो। तो यहां पर लिखा हुआ है कि रूल्स एंड जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑलरेडी एंड द टीचर आस्क्ड देम टू अप्लाई एंड वेरीफाई विद एग्जांपल्स। यही पूरे इस मेथड का आपको कंसेप्ट याद रखना है कि यहां पर कोई भी जो नियम है, सिद्धांत है, सूत्र है, उसको, और कोई भी जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स हैं जो पहले से ही प्रिंसिपल है, उसको बता दिया जाता है स्टूडेंट के सामने। टीचर उनको प्रेजेंट कर देता है, पहले ही सब कुछ बता देता है कि रूल क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, क्या सूत्र है, और उसके बाद इन सूत्रों को टेस्ट करने के लिए टीचर विद्यार्थियों को कहता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम किसी एक रूल को क्या करना सीखते हैं, वेरीफाई करना सीखते हैं। रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना हम इस विधि में सीखते हैं। अब इसके कुछ मैगजीन को डिस्कस कर लेते हैं। ये विधि किस तरफ अग्रसर होती है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ ये विधि होती है। सामान्य का मतलब क्या है, जनरल का मतलब क्या है कि कोई कंसेप्ट, कोई आइडिया आप पहले ही बता देते हो, आपको उसके लिए कोई चीज खोजनी नहीं पड़ी। जैसे मैंने अगर बोला कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मुझे रेक्टेंगल का एरिया बताना है मैथ्स में, मैं मैथ्स पढ़ा रही थी और यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर दिया है, और मुझे बताना था कि आयत का क्षेत्रफल मुझे समझाना है। तो इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं पहले ही बच्चों को बोल दूंगी कि बेटा आयत का क्षेत्रफल जो है वो L × B होता है, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई जो है आयत का क्षेत्रफल होता है। मैंने पहले ही बच्चों को क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। मैंने जनरल जो मेरा रूल था, जो मेरा फैक्ट था, जो रूल था, जो सिद्धांत था, वो मैंने पहले ही बता दिया। अब इस रूल को बच्चा क्या करेगा, स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। अब बच्चा विशिष्ट की तरफ जाएगा। विशिष्ट की तरफ जाने का मतलब है कि मैं अब यहां एग्जाम्पल दूंगी बच्चों को, बहुत सारे बच्चे इन उदाहरणों को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, एंड फिर उसके बाद वो ये सीखेंगे कि कैसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे अब मैंने सामान्यीकरण तो पहले ही कर लिया, अब मैं इसको क्या कर दूंगी, बच्चे यहाँ पे क्या जा रहे हैं, स्पेसिफिक जा रहे हैं, ठीक है। क्या जा रहे हैं बच्चे, स्पेसिफिक जा रहे हैं। स्पेसिफिक कैसे जाएंगे, लंबाई 5 गुणा चौड़ाई लगाएंगे बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चे मुझे निकाल के दे देंगे कि मैम इसका जो एरिया आया वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने उनको पहले सामान्यीकरण रूल दिया, एक जनरलाइज आइडिया दिया, बच्चों ने इसको वेरीफाई किया। फिर मैं उनको बहुत सारे क्या दे दूंगी, क्वेश्चंस करने के लिए दे दूंगी, एक्सरसाइज मैं उनको दे सकती हूँ मैथ्स में, बहुत सारे मैंने अलग अलग उनको उदाहरण मैं उन्हें दे सकती हूँ इसके बाद। तो ये क्या है कि आप सामान्य से विशिष्ट की तरफ गए, आप यहाँ नियम से उदाहरण की तरफ गए। नियम देने के बाद में उनको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, बहुत सारे उनको एक्सरसाइज दे दूंगी, 3.1, 3.2 हम देते हैं ना, बहुत सारे चैप्टर्स के पीछे क्वेश्चंस होते हैं, मैं उनको वो दे दूंगी। बच्चा उसको टेस्ट करेगा, वेरीफाई करेगा और मुझे करके दिखाएगा। तो ये क्या है कि आप सामान्य से विशिष्ट की तरफ जा रहे हैं, आप यहाँ पे नियम से उदाहरण की तरफ जा रहे हैं, और आप यहाँ अज्ञात से ज्ञात की तरफ जा रहे हैं। अज्ञात का मतलब कि ये बच्चों को नहीं पता था, आपने जाते क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे एक फॉर्मूला लिख दिया, आपने जाते क्लासरूम में बता दिया कि बेटा आयत का क्षेत्रफल ये होता है, यानी कि ये अज्ञात है। अज्ञात से बच्चे क्या है, धीरे धीरे ज्ञात की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो मैगजीन्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर अमूर्त से मूर्त की तरफ आप जाते हो। अब ये क्या था, अमूर्त था। गणित के कंसेप्ट क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं। अब जो फॉर्मूला है उसे बच्चा देख नहीं सकता, अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो आपने एब्स्ट्रैक्ट चीज पहले उन्हें बताई और उसके बाद बच्चा मूर्त पे जा रहा है, उसके बाद वो इनको अप्लाई कर रहा है
है, फॉर्मूला लगा रहा है, तो ये जो है अमूर्त से मूर्तता की ओर यहाँ पे निगमन विधि के अंदर हम अग्रसर होते हैं। इसके अलावा ये जनरल टू पर्टिकुलर है, कई बार पर्टिकुलर पूछा जाता है, कई बार स्पेसिफिक पूछा जाता है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। जनरल का मतलब सिंपल है कि जो कोई फैक्ट, कोई रूल, कोई सिद्धांत, कोई स्टेटमेंट, कोई प्रिंसिपल है, आप पहले ही वो बता देते हो, आप ये चीज जनरलाइज कर देते हो कि हम क्या पढ़ने वाले, वो आपका जनरलाइजेशन है। और उसके बाद पर्टिकुलर जाने का मतलब क्या है, पर्टिकुलर या विशिष्ट जाने का मतलब है कि आप धीरे धीरे उनको अनेक अन्य उदाहरणों से परिचित कराते हैं। पहले आपने रूल बताया, अब बच्चा धीरे धीरे हर एक एग्जाम्पल को सीख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं कोई भी विषय इसमें पढ़ा सकती हूँ। मैं कोई साइंस का कंसेप्ट सिखाने के लिए पहले उनको बता दूंगी कि बेटा हवा में ना भार होता है, मैंने बोला बेटा हवा में भार होता है, बच्चे पूछेंगे मैम कैसे, हमें तो नहीं पता, हम तो हवा को देख नहीं सकते। तो फिर मैंने उनको पहले बता दिया कि हाँ हवा में भार होता है, बच्चों को नहीं पता कैसे। अब मैं उनको क्या करूंगी, सामान्य से मैं विशिष्ट की तरफ गई। मैंने उनको पहले एक जनरलाइज जो फैक्ट था, जो ट्रुथ था, वो बता दिया। अब उसको बच्चा वेरीफाई करेगा। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करवा दूंगी, मैं उनको 2 फुटबॉल भर के एक हवा भर के, खाली भर के उनको दिखा सकती हूँ। तो ये क्या है कि आप सामान्य से विशिष्ट जा रहे हैं। आप हर विषय में इस विधि को यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा गणित में ही यूज की जाती है बड़े लेवल पे, ठीक है। और इसके कुछ चरण हैं, चरण वही है, अब आपको समझ आ गया होगा चरण क्या है। जैसे कोई भी आप चीज पढ़ाते हो निगमन विधि से, तो सबसे पहले आप नियम, सूत्र, उदाहरण, जो भी नियम है, जो सूत्र है, उसको आप पहले ही प्रेजेंट कर देते हो। आपका प्रस्तुतिकरण पहले आ जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका जनरलाइजेशन आ गया, ठीक है। आगमन में ऐसा नहीं था, आगमन में ये बाद में होता है, लेकिन निगमन में हम पहले ही वो चीज जनरलाइज कर देते हैं। सूत्र, नियम, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण पहला स्टेप इसका होता है, ठीक है। उसके बाद संबंधों की स्थापना बच्चा करेगा। मैंने यहाँ पे उनको नियम दिया, बच्चा यहाँ संबंध देखेगा। संबंध क्या देखेगा कि ये तो रूल है, L/B, ये रूल है। संबंध क्या देखेगा कि अच्छा B जो है वो 3 दिया हुआ है और L जो है वो लंबाई जो है वो 5 दी हुई है, चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है। ये क्या है, बच्चों ने संबंधों को देखा। अब संबंधों को देखने के बाद बच्चा तीसरे नंबर पे क्या करेगा, उदाहरण द्वारा उसको क्या करेगा, टेस्ट करेगा। अब सच में ये है या नहीं है, इसको करने के लिए बच्चा इसको सॉल्व करेगा, टोटल निकालेगा, इसको करके देखेगा। यानी कि यहाँ पर आप क्या जा रहे हैं, सामान्य सूत्र नियम से परीक्षण तक जा रहे हैं, बाद में आप उदाहरण पे जा रहे हैं। उदाहरणों का परीक्षण हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये आपके चरण है, पहले प्रस्तुतिकरण करना नियमों का, उसके बाद बच्चा संबंधों को ढूंढता है और उसके बाद उदाहरण द्वारा उस चीज को टेस्ट करता है। तो बेसिकली इस मेथड में क्या है, घूम फिर के बात वही आती है कि जो नियम सूत्र हम पहले बच्चों को प्रदान कर देते हैं, उसको केवल टेस्ट करने का, उसको केवल वेरीफाई करने का काम निगमन विधि का होता है। हम केवल यहाँ सूत्रों को वेरीफाई करते हैं। सूत्रों को निकालने का काम आगमन का था और सूत्रों को वेरीफाई, टेस्ट करने का काम, उनको परीक्षण करने का काम निगमन का होता है, ठीक है। तो ये था आपका निगमन विधि के कुछ सूत्र और कुछ चरण। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ लाभ और हानि, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं लाभ की बात करूं तो ये विधि लॉजिकल है। क्या है ये, इसका लाभ है कि जो निगमन विधि होती है वो लॉजिकल होती है। लॉजिकल का मतलब है आप सीधा, आपने फॉर्मूला लगाया एंड आप सीधा आंसर पे चले गए। आपने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया कि अच्छा यहाँ L दिया है, B दिया है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी आप एक तर्क से जा रहे हो। तो ये जो है सबसे पहला कि ये तार्किक विधि है, यहाँ पे बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होती है। दूसरा, टाइम सेविंग मेथड है। बड़े बड़े सवालों को हल करने के लिए निगमन विधि बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे सवाल जिनको बहुत मुश्किल है आगमन विधि से पढ़ाना, हम निगमन विधि का यूज करते हैं। तो ये टाइम सेविंग है, बहुत सारा समय यहाँ टीचर का, स्टूडेंट्स का बच जाता है, समय पे पाठ्यक्रम भी हो जाता है। तो कई बार टाइम सेविंग मेथड इसको हम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बच्चों की स्पीड अच्छी होती है। इस विधि से सबसे ज्यादा फायदा है कि बच्चा बहुत जल्दी फटाफट से एक फैक्ट डालता है, एक रूल उसने लिखा, फॉर्मूला निकाला और उसको टेस्ट कर लिया तुरंत। तो यहाँ बच्चे की स्पीड, एक्यूरेसी अच्छी हो रही है, ठीक है। ये इसका फायदा है कि बच्चों की जो एक स्पीड है, जो गति है और जो एक्यूरेसी है, जो सटीकता है, वो अच्छी होती है। इसे हम मेथड ऑफ वेरिफिकेशन कहते हैं। हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर
हम केवल सूत्रों को वेरीफाई करना सीखते हैं। सूत्र हमें पहले ही दे दिए जाते हैं, हमने सूत्र निकाला नहीं, हमें सूत्र बता दिया गया, जनरलाइजेशन हम पहले ही कर देते हैं और उसके बाद केवल वेरिफिकेशन का काम बच्चों का रह जाता है। बच्चा उसको बार बार अनेक उदाहरणों से बाद में टेस्ट करता है, तो इसीलिए इसे हम मेथड ऑफ वेरिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे लंबे सवालों को हल करने में ये विधि उपयोगी मानी जाती है। बड़े लेवल पे जो बड़े बड़े सवाल हम ज्योमेट्री में या किसी भी चीज में करते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं, किसी और विषयों में करते हैं, तो वहां पर बड़े सवालों को हल करने में यह विधि अच्छी मानी जाती है। या ऐसे कंसेप्ट जिनके लिए काफी ज्यादा जो लॉन्ग है उनके लिए निगमन विधि अच्छी मानी जाती है। और अपर प्राइमरी लेवल पे इस विधि को अच्छा माना जाता है, लोअर प्राइमरी पे बहुत अच्छी नहीं है। अपर प्राइमरी पे जो विधि होती है इस विधि को ज्यादा उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इससे टाइम बचता है, तो इसीलिए अपर प्राइमरी लेवल पे ये विधि अच्छी है। यहाँ पे बच्चे की कन्वर्जेंट थिंकिंग का विकास होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पे बच्चे की नहीं होती है। बच्चा अलग दिशाओं में आउट ऑफ द बॉक्स एंड क्रिएटिवली बच्चा नहीं सोचता है, केवल कन्वर्जेंट थिंकिंग का विकास हो रहा है। यानी कि सीधा फैक्ट, सीधा यहाँ पे बच्चा लॉजिक लगाता है, सीधा फैक्ट लगाता है और आंसर पे आ जाता है, इसीलिए यहाँ कन्वर्जेंट थिंकिंग ज्यादा बच्चे की अच्छी होती है। तो ये कुछ इसके लाभ है। अब चलिए देखते हैं इसकी हानियां क्या है। तो हानियां भी हैं इस मेथड की। सबसे पहली हानि है कि इस विधि को अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। ये कई बार मनोवैज्ञानिक के रूल जो है, हमारे जो साइकोलॉजी रूल है, लर्निंग बाय डूइंग है या डिस्कवरी है या बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन है, उस चीज को ये विधि फॉलो नहीं करती है, इसलिए इस विधि को हम अमनोवैज्ञानिक मानते हैं। दूसरा है ये रटने पे बल देती है बहुत ज्यादा। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप बच्चों को सूत्र पहले बता देते हो, जब आप बच्चों को सिद्धांत पहले ही बता देते हो, तो बच्चा वहां पे इसके पीछे का लॉजिक नहीं देखता है कि क्यों ये रूल आया, कैसे आया। रटने पे वहां पे फोकस करता है। कई बार बच्चे नियमों को बिना जाने समझे सोचे रटना शुरू कर देते हैं इस विधि में, तो ये सबसे बड़ी कमी है कि इससे बच्चा क्रामिंग एंड मेमोराइजेशन करना सीख जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। बच्चा उसके पीछे का लॉजिक नहीं देखता है कि क्यों आया, ठीक है, आंसर अब ये क्यों आया, इसके पीछे का लॉजिक नहीं जानेगा, सीधा क्वेश्चन को करने में वो हो जाएगा बिजी। तो यहाँ उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि क्यों आया, ठीक है, क्योंकि आपने पहले उनको दे दिया तो वो उसको वैसे ही रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद बच्चे पैसिव है यहाँ पे। उसमें आगमन में बच्चे बहुत एक्टिव थे, उनका कुछ काम था, लेकिन यहाँ आपने कुछ काम ही नहीं दिया। आपने पहले ही कहानी खत्म कर दी ये बता करके कि भाई ये रूल है एंड चलो इसको हम टेस्ट करते हैं। तो रूल पहले ही बच्चों को मालूम है, ज्ञात है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि उनकी क्यूरियोसिटी वहीं पे खत्म हो जाती है। आपने पहले जाके बोर्ड पे बता दिया कि अच्छा ये फॉर्मूला है, तो वहां क्या है कि बच्चा पैसिव हो जाता है। वहां केवल उसको टेस्ट करने का, वेरीफाई करने का काम होता है, तो बच्चे काफी ज्यादा या निष्क्रिय होते हैं। ये इसकी हानि है। कोई नया ज्ञान यहाँ पे नहीं होता है। अब यहाँ पे बच्चों ने कुछ भी डिस्कवर नहीं किया, पहले ही उनको रखा रखाया मिल गया, रूल सूत्र बता दिया, तो यहाँ कोई किसी नवीन ज्ञान की प्राप्ति बच्चे को नहीं होती है। जो पहले से रूल है, सिद्धांत है, उन्हीं को बच्चा वेरीफाई करने में लगा रहता है, उन्हीं को बच्चा क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। तो यहाँ नवीन ज्ञान की कोई उत्पत्ति नहीं हो रही है। उसके बाद नो क्रिएटिविटी, नो डिस्कवरी फॉर स्टूडेंट्स, एंड लास्ट वन इज नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस। इस विधि को बहुत ज्यादा लोअर क्लासेस पे, छोटे बच्चे जो प्री प्राइमरी, प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं, उनके लिए इस विधि को अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं एंड इसके कुछ मेरिट्स भी हैं जो हमें याद रखना था। सो गाइज, आई होप कि ये विधि आपको क्लियर हो गई होगी। एंड अगर आपको अदर वीडियोज देखनी है, अदर मेथड्स, तो मैं एक एक करके सारे विधियों को करवा रही हूँ। सो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आपको और विधियों के बारे में अगर आपको पढ़ना है। एंड मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। ओके, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।